हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन कंप्लीट कर लिए थे। चलो आज मोशन इन अ प्लेन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। इस चारों में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर, ये क्या है? वेक्टर। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी। एंगुलर मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 6 वेक्टर A through F have the following and direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? टोटल 6 वेक्टर है। A, B, C, D, E, F। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हर एक को चेक कर लेते हैं। सिंपली हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्रायंगल लॉ, क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन है। अब दो वेक्टर के एडिशन के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रायंगल लॉ। तो क्या यहाँ पे देखो, बी और सी को जोड़ना है। ये हमारा बी हो गया, ये वेक्टर सी। तो सी का जो टेल है वो बी के हेड पे होगा। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? बी का टेल और सी के हेड को ज्वाइन करेंगे। एफ। अब देखो आपका एफ इधर आया है, लेकिन इसमें एफ इधर दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया। अब औसे ही क्या करेंगे? ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो डी प्लस सी, तो डी तो ऊपर की ओर है। अब डी में सी को जोड़ना है, तो सी का जो टेल होगा वो डी के हेड पे होगा। रिजल्टेंट क्या होगा? डी का टेल और सी का हेड बाई ट्रायंगल लॉ। तो आपका एफ इधर आ रहा है और इसमें एफ किधर दिया हुआ है? इधर दिया हुआ है। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। और सही आप ऑप्शन सी को चेक करें। डी प्लस ई, डी ऊपर की ओर है और ई इधर है। तो ई का टेल डी के हेड पे। रिजल्टेंट क्या हो गया? डी का टेल और ई का हेड एफ। अब देखिए इस एफ का और इस एफ का डायरेक्शन सिमिलर लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। सिंपल सा हमें ट्रायंगल लॉ को यूज करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 0.5 i कैप माइनस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, देन वैल्यू ऑफ c। ये यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। आप मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वो क्या होगा? 1। यही मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड हो गया 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब दोनों साइड क्या करें? स्क्वायरिंग कर दो। ये हो गया 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 इक्वल टू क्या हो गया? सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.25 माइनस 0.64, ये हो गया 0.11। तो आ गया सी इक्वल टू अंडर रूट 0.11। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। सिंपली क्या यूज किए? अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0। मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे निकालते हैं, इसको क्या किए? 1 के बराबर पुट कर दिए। ये क्या है? ए एक्स, ये क्या है? ए वाई, ये क्या है? ए जेड। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा हुआ है if the magnitude of sum of two vector is equal to the magnitude of difference of two vector। मानो दो वेक्टर है ए और बी,
तो दोनों का सम का मैग्नीट्यूड और दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो आपसे ये पूछा है कि बताएं दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। हम सीधा बोल देंगे अगर दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस बराबर है इट मीन दोनों परपेंडिकुलर है। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी ये पॉसिबल है कि नहीं। आप देखो परपेंडिकुलर ये ए और ये बी अगर दोनों को जोड़ना है तो ये हो गया ए प्लस बी, अगर घटाना है तो इसको क्या कर ले, माइनस बी को ए में जोड़ दे। अगर बी को ए से घटाना है तो माइनस बी को ए में जोड़ दे, तो माइनस बी का टेल और ए का हेड, ये रिजल्टेंट हो गया ए माइनस बी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बराबर ये है, क्योंकि ये ट्रायंगल को देखे, सॉरी ये रेक्टेंगल को देखे और ये रेक्टेंगल को देखे, जब ये इसमें क्या लग रहा है, ये बराबर क्या है, ये कब पॉसिबल है, जब 90 डिग्री है कि नहीं। आप सिंपली इसको लिख सकते हैं कि अगर बाई फॉर्मूला पे जाना है तो ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा का अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अंडर रूट, स्क्वायरिंग कर दें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो क्या हो गया 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो हम क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। इतना सोचने का ही नहीं था। अगर दो वेक्टर अगर a प्लस बी और a माइनस बी बराबर है, इसका मतलब ये है कि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तभी बराबर होगा भाई साहब, क्योंकि दोनों का ये टर्म गायब होना चाहिए, दोनों का ये टर्म गायब, और दोनों का ये टर्म गायब होगा तभी ये बराबर ये होगा। और ये गायब कब होगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, है कि नहीं। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द वेक्टर a and b are such that a plus b equal to a minus b, the angle between the two vector। पिछले वाला ही सवाल है कि a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, a माइनस b के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये तभी पॉसिबल है जब एक में आता है प्लस कॉस थीटा, एक में आता है माइनस कॉस थीटा। ये तभी पॉसिबल है जब कॉस थीटा क्या होगा 0, और कॉस थीटा 0 कब होता है, थीटा इक्वल टू 90 पे। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहां पे लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, देन एंगल बिटवीन a एंड b विल बी 0 डिग्री। अगर सिंपली सोचो a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। कैसे कर लोगे, देखो ये क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दिया हुआ है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इसका दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो क्या हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल,
ट्वाइस ए बी से ट्वाइस ए बी कैंसल, इसका मतलब जो आ गया cos थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री। सिंपल है कि नहीं? इतना करने का ही नहीं था, ये तो आप लोग याद भी करते हो कि सिंपली दोनों का मैग्नीट्यूड जुड़ गया। दोनों का मैग्नीट्यूड कब जुड़ जाएगा? जब दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। तो सिंपली दोनों का मैग्नीट्यूड जुड़ जाता है। अब पैरेलल का मतलब क्या है? दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3, 4 एंड 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली। ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सी का मैग्नीट्यूड 5 है। और ये बोला है कि ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो सी है। तो आपसे ये पूछा गया है द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। अब देख के लग रहा है बाबू, देखो ये ए है। अब हमें यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम से देखे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। इतना तो कोई बच्चा देख करके बोल देगा। क्लास 8 और 9 का ही बच्चा होगा, उसको देख के लग रहा है कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसका मतलब ये है ए और बी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो बी ऐसा है और ये क्या है, सी है। तो बताओ ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? तो ए और बी के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, π/2। अगर आपको सिंपली फॉर्मूला यूज करना है तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मतलब सी का मैग्नीट्यूड। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अब सी का मैग्नीट्यूड क्या है? 5। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। स्क्वायरिंग कर दे, ये हो गया 25 और ये क्या हो गया 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा। इससे ये हो गया कैंसल। 9 प्लस 16 25, इट मीन 24 कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0, इट मीन थीटा इक्वल टू π/2, मतलब 90 डिग्री, π/2 रेडियन। सिंपल सा है भाई, सीधा हम इसको देख के ही मेरे को आइडिया लग गया कि इस दोनों का रिजल्टेंट अगर ये है, इट मीन दिस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? x and y coordinate of the particle at any time t are x equal to 5t minus 2t square और y equal to 10t respectively, where x and y are in meter and t in second. The acceleration of the particle, एक पार्टिकल है जो प्लेन में मूव कर रहा है। और प्लेन में मूव कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है 5t माइनस 2t का होल स्क्वायर, y इक्वल टू 10t। तो x कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ टाइम, y कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ टाइम। आपसे पूछा है द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अगर अपने को एक्सीलरेशन निकालना है तो x को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट आएगा, y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट आएगा। आपने को एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो √x² प्लस ay², इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो देखो यहां से vx, इसको vx इक्वल टू डिफरेंशिएट कर दिए, ये हो गया 5 माइनस 10t। एक बार और कर दिए ax इक्वल के लिए तो ये हो गया 0 माइनस 10। सिमिलरली हम लोग y के लिए यूज करेंगे तो हो गया vy इक्वल टू 10। तो ay क्या हो गया 0। इट मीन्स एक्सीलरेशन का बस x कंपोनेंट आया, y कंपोनेंट तो 0 है सर, y के अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं है।
इट मीन्स एक्सीलरेशन इक्वल टू, बताओ क्या आ गया, माइनस यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, x इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 4t होगा, यहाँ पे 4t, यहाँ पे 4t, यहाँ पे माइनस, तो आ गया -4, t का स्क्वायर 40 ना, तो आंसर क्या हो गया बी। क्लियर है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इट मींस जो हमारा जो एक्सीलरेशन आया वो कांस्टेंट आया, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्लियर है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। The position vector of a particle r as a function of time is given by this. r as a function of time दिया हुआ है। r क्या है, पोजीशन वेक्टर। i कैप j कैप आपको पता है यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। Which of the following statement is wrong? ध्यान से पढ़ना है, ये रॉन्ग है। अगर ये ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो राइट पे टिक मार देगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसलिए मिस्टेक होते हैं। रॉन्ग फोर्थ मोशन ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले यहाँ पे देखे ध्यान से, r इक्वल टू 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। देख के लग रहा है ये सर्कुलर मोशन है, जहां पे x इक्वल टू क्या है 4 साइन 2 पाई टी और y इक्वल टू क्या है, y कोऑर्डिनेट 4 कॉस 2 पाई टी। कैसे सर्कुलर मोशन है, तो एक काम करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो। तो अगर x स्क्वायर करोगे तो 16 साइन स्क्वायर 2 पाई टी और y स्क्वायर करोगे तो 16 कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। 16 कॉमन तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 16। इट मींस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 4 मीटर। क्योंकि आपको इक्वेशन देख करके ग्राफ कैसा बनेगा इसका आइडिया आपको होना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ आपको ध्यान में होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है, सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है, इलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन कैसा होता है। ये सबका स्टैंडर्ड इक्वेशन और स्टैंडर्ड ग्राफ आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये तो सर्कल है। अब एक काम करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है देख लो, ऑप्शन बी से चेक करते हैं। पाथ ऑफ द सर्कल, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। बिल्कुल सही, ये सही है। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग माइनस आर। गारंटी एक्सीलरेशन जो है अलोंग माइनस आर होगा ही, क्योंकि शिफ्ट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यहाँ पे। ये कौन सा यहाँ पे शिफ्ट क्या है, शिफ्ट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कैसे पता करेंगे सर, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना इसके ऊपर डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई इंटू 4 कॉस 2 पाई आई कैप प्लस माइनस 4 साइन 4 इंटू 2 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप। अब देखो ये है वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये है वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सिंपली दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2 पाई इंटू 4 कॉस स्क्वायर 2 पाई टी साइन स्क्वायर 2 पाई टी, ये तो 1 हो गया। तो अपने पास आ गया 2 पाई इंटू 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2 पाई इंटू 4, और ये है क्या कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब है कोई सेंट्रीपिट कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं।
सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। और सीधा इक्वेशन को अगर सर्कुलर मोशन आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है तब सीधा इक्वेशन को देख करके बोल सकते हो कि कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब जो भी एक्सीलरेशन है वो सेंटर के तरफ है, मतलब माइनस आर। ये है क्या, ये है प्लस आर, तो इधर क्या हो गया माइनस आर, इस सर्किल पे मूव कर रहा है, तो ये भी सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बाई आर। सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर ही होता है, तो ये भी सही है। मतलब यही एक गलत है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना है, 8 पाई मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या है, ये भी सही दिख रहा है। 2 पाई इंटू 4, मैग्नीट्यूड कौन सा वाला, पाथ ऑफ द सर्कल इज 4 मीटर, सही है। एक्सीलरेशन वेक्टर ये लॉन्ग माइनस आर, सही है। द मैग्नीट्यूड इधर भी ये भी सही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड। डिफरेंशिएट करें इसको, टू पाई इंटू 4 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से 8 पाई और 8 पाई बाहर आया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड। ये भी सही लगा यार। पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर, ये भी सही है। एक्सीलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर, ये भी सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बाई आर, ये भी सही है। वी स्क्वायर बाई 4 होगा शायद। कौन सा आंसर है थोड़ा चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9, 8 पाई मीटर पर सेकेंड। कुछ ना कुछ ऑप्शन में कोई ना कोई यहाँ मिस्टेक हो चुका है कि यहाँ पे 8 पाई मीटर पर सेकेंड भी सही लग रहा है, यहाँ ये भी सही लग रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड, इसमें शायद आंसर ये दिया हुआ है ऑप्शन में, ये भी सही लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती कर दिया है। इसमें चारों का चारों ऑप्शन अपने को सही लग रहा है। तो जहां से बुक से ये कॉपी पेस्ट हुआ है उसमें कोई ना कोई ऑप्शन ये क्या है, कहीं ना कहीं कुछ गलती किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू अगर सॉल्व किया गया तो चारों का चारों ऑप्शन क्या है, सही है। इट मीन्स प्रिंटिंग के टाइम में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग it such that its position coordinate x y 2 3 at time t equal to 0, 6 7 at time t equal to 2 second, 13 14 at time t equal to 5 second, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। अपने को निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल। तो आपको दिख रहा है कि एवरेज वेलोसिटी को बस किससे मतलब है, इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन से। जो बीच में इंटरमीडिएट आया है उससे कोई मतलब नहीं है।
देखो तो एक t इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे दिया हुआ है, ये t इक्वल टू 5 सेकेंड पे दिया हुआ है, 3 पोजीशन दिया हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट को बस किससे मतलब है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से, इससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप फाइनल पोजीशन माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इनिशियल पोजीशन। टाइम टेकन क्या हो गया 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, यहाँ पे हो गया 13 माइनस 2 तो 11 आई कैप, 14 माइनस 3 प्लस 11 जे कैप अपॉन 5, तो क्या हो गया 11 बाई 5 आई कैप प्लस जे कैप। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। सिंपली कि इस दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर इनिशियल और फाइनल को फिक्स कर दिए, इसको कोई मतलब नहीं कि आपने कौन कौन सा इंटरमीडिएट पोजीशन लिया है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दोनों को ज्वाइन कर दो, जो ये वेक्टर बनेगा यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप यहाँ गए हो, यहाँ गए हो, यहाँ गए हो, कैसे भी गए हो, क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यही आएगा ना अगर इनिशियल फाइनल को ज्वाइन करोगे तो। इसीलिए हमने इंटरमीडिएट पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया ही नहीं, बीच वाला पॉइंट पे हमने बस देखा इनिशियल और फाइनल को, इनिशियल और फाइनल को। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, a body is moving with velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds its velocity vector is 40 meter per second towards north. The average acceleration of the body is। v इनिशियल क्या दिया हुआ है, v इनिशियल दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। v फाइनल क्या दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो आप ईस्ट की ओर आई कैप मान लो और नॉर्थ की ओर आप जे कैप मान लो। तो ये हो गया 30 आई कैप और ये हो गया 40 जे कैप। अब बताएं एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सीलरेशन होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। तो 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप अपॉन क्या है टाइम इंटरवल, ये होने में 10 सेकेंड लगा, तो अपॉन 10। इसका मतलब हो गया 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप, इट मीन्स माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन में मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है। तो सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए एवरेज इक्वल टू, इसका दो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो स्क्वायर का अंडर रूट, तो माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये क्या हो गया सिंप्लीफाई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, है कि नहीं। सिंपल सा सवाल था। यहाँ पे सिंपली दोनों को, लोग क्या करता है सिंपली माइनस कर देगा सर, 40 माइनस 30 ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, तो आ गया 10 और 10 बाई 10 हो गया 1, ऑप्शन मार देगा ये। अरे भाई तुम दोनों को डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते हो, इसका अलग डायरेक्शन, इसका अलग डायरेक्शन, कैसे माइनस कर दोगे। डायरेक्टली माइनस कब करेंगे भाई, जब दोनों पैरेलल एंटी पैरेलल होगा, उस टाइम ऐसा कर देखते हैं हम लोग। डायरेक्टली माइनस कैसे कर सकते हैं, वेक्टर है इसमें स्केलर वाला मेथड नहीं लगता है, लोग देखा, इसलिए ऑप्शन ए दिया हुआ था कि बच्चा सीधे 40 माइनस 30 अपॉन 10 1 आ गया। आपने ये इस नॉर्थ को देखा ही नहीं है। वेक्टर में जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड है उतना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन भी है। वेक्टर की जब भी वेक्टर आएगी दो बातें, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, उसका क्या डायरेक्शन है। तो दोनों वेक्टर भाई, सर दोनों वेक्टर सर पैरेलल है ही नहीं, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है ही नहीं, ये दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है। हम लोग किसको यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ, है कि नहीं। हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ पार्टिकल मूव्स इन
एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, द पार्टिकल फॉलोज। पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? आप देखें लिखा हुआ है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एक्स कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन दिया हुआ है और y कोऑर्डिनेट भी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। पार्टिकल किस पाथ पे चल रहा है, इसका मतलब आपको इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है। मतलब सोचो अगर ये एक्स वाई प्लेन है और किसी पाथ पे चल रहा है तो आप y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हो। यही तो इक्वेशन ऑफ पाथ है कि y x पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा तो स्ट्रेट लाइन, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा तो पाराबोला, अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा तो इलिप्स, एक्स वाई इक्वल टू सी तो हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तो सर्कल। तो जैसा एक्स वाई का कैसा रिलेशन आएगा हम उस पर कमेंट, उसके बाद हम कमेंट करेंगे कि पार्टिकल किस पे चल रहा था। तो सिंपली पाथ बोला है निकालने के लिए तो y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो अपने को t इलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या इलिमिनेट करना पड़ेगा? t इलिमिनेट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे सर? तो यहाँ से सीधा लिख सकते हैं सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करो लेफ्ट हैंड साइड को, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या करें, ए स्क्वायर कॉमन ले तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या हो गया 1। तो क्या आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है? ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस ए है। तो कौन सा ऑप्शन? सर्कुलर पाथ। हमने इक्वेशन निकाला, इक्वेशन निकाल के हम पहले से याद करके रखे थे कि ऐसा इक्वेशन है तो भाई सर्कल है, सर्कुलर पाथ। क्लियर है? हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? A particle starting from origin moves in a straight line in the xy plane. Its coordinate at a later time, कुछ टाइम के बाद क्या है? √3 और 3. The path of particle makes with the x axis an angle of, यहाँ तो सबसे पहले बोल दिया स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है? एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, कहां से स्टार्ट किया? ओरिजिन से स्टार्ट किया है, कभी इस कोऑर्डिनेट पे भी आता है। तो पूछा ये है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है, वो जो पाथ है, वो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है? तो सिंपली देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चला भाई। अब यही थीटा पूछ रहा है, तो ओरिजिन से स्टार्ट किया तो 0,0, कभी ये भी आता है कौन? √3,3, इस पॉइंट को भी क्रॉस करता है। तो देखे ध्यान से, √3,3, ये y क्या आ गया 3, ये x क्या है √3। तो बताओ tan थीटा क्या होगा? 3/√3, तो कितना आ गया? तो √3, तो थीटा क्या हो गया? 60 डिग्री। एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन पे, ये y दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? tan थीटा। अपने पास थीटा आ गया, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा सवाल था। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। A bus is moving on a straight road towards north with a uniform speed 50 km/h. एक बस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था नॉर्थ की ओर 50 km/h से। उसके बाद क्या होता है? देन इट टर्न्स लेफ्ट थ्रू 90 डिग्री, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है बाई 90 डिग्री से। इट स्पीड रिमेन्स अनचेंज। स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्योंकि 90 डिग्री से टर्न कर गया है। तो पूछा है द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ बस इन द टर्निंग प्रोसेस। जब ये टर्न किया था तो वेलोसिटी में क्या इंक्रीज आया?
तो इंक्रीज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। इंक्रीज हमें इंक्रीज किया है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पूछ रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताएं फाइनल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आपसे ये पूछा है। अब ये माइनस ये जीरो नहीं होगा, ये माइनस ये जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों वेक्टर सेम नहीं है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो जीरो मत कर देना, आंसर बी मत मार देना। तो कैसे करें सर? तो देखो यहाँ पे पहले किधर जा रहा था, पहले जा रहा है नॉर्थ की ओर। फिफ्टी किलोमीटर पर आवर। फिर लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है, तो लेफ्ट की ओर मुड़ने का मतलब इधर मुड़ जा रहा है। ये है राइट, ये है लेफ्ट, अभी भी रखता है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका है वी इनिशियल वेक्टर और ये आपका है वी फाइनल वेक्टर। और हमें क्या करना है, निकालना है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसका मतलब क्या होता है, वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल, मतलब निगेटिव ऑफ वी इनिशियल को वी फाइनल में जोड़ दो। इसका मतलब तो यही है। तो हम क्या करते हैं, ये आपका वी फाइनल है, ये आपका वी फाइनल है, और इसमें क्या करना है, वी इनिशियल को उल्टा करके जोड़ देना है। तो वी इनिशियल को उल्टा करते तो ये आ गया माइनस वी इनिशियल। अब जोड़ना है तो इसके टेल को इसके हेड पे रख देते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस वी इनिशियल। तो ये क्या आ गया, ये आ गया वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। तो बताओ डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन है साउथ और वेस्ट की तरफ। एक ही आंसर आ रहा है, साउथ और वेस्ट। और मैग्नीट्यूड ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट। क्यों, क्योंकि वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो क्या हो गया 50√2। तो मैग्नीट्यूड आ गया ये, और डायरेक्शन क्या आ गया, साउथ वेस्ट। तो मैग्नीट्यूड तो आप सिंपली निकाल लोगे, लेकिन डायरेक्शन के लिए आपको प्योर डायग्राम बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल ट्रायंगल खेलना पड़ेगा, है कि नहीं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, बहुत बढ़िया, it can travel a distance x2 then x1 by x2। बोला है कि दो इंक्लाइंड प्लेन है, एक का इंक्लिनेशन है 60 डिग्री और दूसरा का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। दोनों पे क्या किया आपने, एक फेंका ऑब्जेक्ट को, शॉट किया मतलब फेंकना, इसको ही फेंके वेलोसिटी u, इसको ही फेंके वेलोसिटी u, सेम वेलोसिटी था, दोनों में क्या था, सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया अलोंग द इंक्लाइन। तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया x1 रुकने के पहले, क्लियर है, और इसने डिस्टेंस कवर किया x2 रुकने के पहले। तो ऊपर जाएगा तो नीचे एक्सीलरेशन लग रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये रुकेगा यहाँ पे। तो रुकने के पहले इस केस में x1 जब 60 था, इस केस में x2 जब 30 था। तो आपसे पूछा ये गया है कि बताओ x1 बाई x2 की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, हम जनरल थीटा पे x निकाल लेते हैं। कोई जनरल थीटा लेते हैं u। अब बताएं जब ये इधर जाएगा तो बताओ इसका इधर एक्सीलरेशन क्या आएगा, g साइन थीटा। ये तो आप जानते होंगे, इधर एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, g साइन थीटा। अब इधर हम पॉजिटिव मान लेते हैं,
तो मान लेते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस x गया, तो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस x गया तो बताओ यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, 0। अब यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, और कहीं भी टाइम को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। तो फाइनली ये 0 हो रहा है, तो 0 इक्वल टू u स्क्वायर क्या आ गया, एक्सीलरेशन माइनस g साइन थीटा। क्यों भाई, क्योंकि हमने इधर पॉजिटिव माना है, ये इधर है, इनटू ये s क्या है, x, तो आ गया क्या 2g साइन थीटा इक्वल टू u स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे x, तो x इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा। तो आप देखें कि दोनों केस में u सेम है, लिखा है सेम वेलोसिटी, और दोनों केस में 2g सेम होगा, है कि नहीं। इट मीन्स x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इट मीन्स x1 बाई x2 इक्वल टू साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1। इसका मतलब आ गया साइन 30 अपॉन साइन 60, है कि नहीं। तो ये आ गया 1/2 अपॉन √3/2, तो ये हो गया 1/√3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, है कि नहीं। सिंपल सा सवाल था, काइनेमेटिक्स का सवाल है, ये काइनेमेटिक्स का सवाल इंक्लाइन प्लेन पे कर दिया। तो इंक्लिनेशन थीटा है, तो क्या आता है, एक्सीलरेशन जी साइन थीटा डाउन द प्लेन। उस कॉन्सेप्ट को यूज किए, सिंपल सवाल था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। A particle has initial velocity 2i cap plus 3j cap and acceleration 0.3i cap plus 0.2j cap. The magnitude of velocity after 10 सेकेंड। एक पार्टिकल जो है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 0.3 आई कैप प्लस 0.2j कैप। तो पूछा है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या लिखोगे, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना दिया हुआ है, ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप, एक्सीलरेशन है 0.3 आई कैप प्लस 0.2j कैप इंटू 10, तो हो गया 3 आई कैप 2 आई कैप 3j कैप प्लस 3 आई कैप और प्लस 2j कैप, ये हो गया 5 आई कैप और 5j कैप। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, तो 5√2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। बच्चा इसमें क्या करता है, बहुत बार बच्चे को क्लास में देखे हैं कि सबसे पहले वो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेगा, अब फिर लगाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ v, सिंपली v इक्वल टू यू प्लस ए। ये मैग्नीट्यूड ऑफ v, ये मैग्नीट्यूड ऑफ u, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ u पुट करेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ a पुट करेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ v निकालेगा। ये गलत सोच है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड से डील नहीं कर सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन मोशन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों वेक्टर ना ही पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है। अब चेक, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, ना आपको पैरेलल दिखाई देगा ना आपको एंटी पैरेलल दिखाई देगा। जब पैरेलल एंटी पैरेलल दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब इस दोनों वेक्टर के बीच का कुछ एंगल बन रहा है, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का कुछ एंगल बनता है तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते हो, ये बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन है, हम बहुत बार देखे हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग भी एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत भी होगा, हम -1 लेके भी आओगे। तो ध्यान से देखना है कि क्या दोनों पैरेलल एंटी पैरेलल है, क्या पैरेलल एंटी पैरेलल चेक कर लेंगे डॉट क्रॉस से।
सिंपल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। A particle has initial velocity 3i cap plus 4j cap and has acceleration plus 0.4i cap plus 0.3j cap। सेम टू सेम पिछले वाला सवाल है। ये दोनों वेक्टर के बीच का कुछ एंगल है, ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है। दोनों का क्रॉस लो, अगर क्रॉस 0 आ गया तो या तो थीटा 0 होगा या तो थीटा 180 डिग्री होगा, लेकिन नहीं आएगा, क्रॉस 0 आएगा ही नहीं, तो ना ये पैरेलल है ना ये एंटी पैरेलल है। इसका मतलब जो पिछले वाला कॉन्सेप्ट लगाएं उसी कॉन्सेप्ट को इसमें यूज कर लोगे। v इक्वल टू यू प्लस एटी, आपका आंसर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इट इज गिवन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। बस ये नहीं बोले हैं कि भाई इट इज गिवन फॉर अ स्ट्रेट लाइन, ये नहीं बोले हैं। इट इज गिवन फॉर कौन सा प्लेन मोशन, इट इज गिवन फॉर 3D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ऐसा नहीं बोले हैं। बस एक ही बात बोले हैं, इट इज गिवन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब मोशन वन डायरेक्शन, 1D हो 2D हो 3D हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, बस यही एक कंडीशन है कि नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। A man is shipping on a frictionless inclined plane and a bag falls down from the same height. Then velocity of both is related as। एक आदमी क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन पे स्लिप कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे, फ्रिक्शनलेस है, एंगल थीटा मान लो, ये लेंथ को एल मान लो, और इसी हाइट से एक बैग को हम ड्रॉप कर देते हैं, इसी हाइट से। तो जो ये हाइट h है वो किसके बराबर होगा, एल साइन थीटा के बराबर होगा। सिंपली ये थीटा, तो बताओ ये हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट, ये एल है तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा। तो बोला जब ये स्लिप किया है तो बोला कि यहाँ पे ये यहां से यहां आया, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, और ये बॉल, ये बैग यहां से यहां आया, ये वेलोसिटी ऑफ बैग है। बोला दोनों पे कमेंट करो, एक इंक्लाइन प्लेन पे सरका और एक सेम हाइट से एक बैग को ड्रॉप कर दिया गया है, तो नीचे आएगा। तो जब दोनों नीचे पहुंचा, एक यहाँ पहुंचा एक यहाँ पहुंचा, तो दोनों के वेलोसिटी पे कमेंट कीजिए। अब सोचो, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका एक्सीलरेशन g साइन थीटा, और इसका एक्सीलरेशन हो गया सिंपली g। तो यहाँ बताओ क्या लिखोगे, vm इक्वल टू, इधर ही पॉजिटिव मान लेते हैं, इस केस में इधर पॉजिटिव मान लेते हैं और इस केस में इधर पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर ही मान सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैन के लिए देखो तो लिखोगे सिंपली v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। यू 0 हमें डिस्प्लेसमेंट का यूज करना था, वेलोसिटी निकालना था, इसलिए लगाए हम, कहीं टाइम इन्वॉल्व नहीं करना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ गया, √2gl साइन थीटा। अब देखिए बैग के लिए, बैग के लिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। बैग के लिए u 0, तो v बैग स्क्वायर इक्वल टू 2g, डिस्प्लेसमेंट है h, तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो 2g h क्या है, l साइन थीटा। तो बैग की वेलोसिटी क्या होगी, √2gl साइन थीटा। क्या आ गया, बराबर, दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों क्या है, बराबर है। इसको हम एक कॉन्सेप्ट से और कर सकते थे, मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड क्या है, ये तो आपका मेथड फर्स्ट हो गया। मेथड सेकेंड को देखें, एक लाइन का आंसर देखो। जब आदमी यहां से यहां आया तो वर्टिकली तो h ही नीचे आया ना,
जब आदमी यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो वर्टिकली तो एच ही नीचे आया और ये भी वर्टिकली एच ही नीचे आ रहा है, तो दोनों वर्टिकली सेम नीचे आ रहा है, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम से डिक्रीज किया, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम से डिक्रीज किया, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम से बढ़ा। अरे क्लियर है? दोनों का डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। दोनों का इनिशियल जीरो था। डिक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक, अब दोनों नीचे एच आया है, तो अब मास कुछ भी हो m से m तो कैंसिल होगा। बताओ क्या हो जाएगा? v² इक्वल टू 2gh, v इक्वल टू √2gh। तो क्या होगा दोनों के लिए सेम। 50 सेकेंड या 30 सेकेंड के अंदर आंसर। अगर हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज कर लिए तो सर दोनों सेम, दोनों जब ये नीचे आया, ये इधर आया और ये इधर आया, तो दोनों वर्टिकली डायरेक्शन में नीचे एच ही तो आया, तो दोनों का पोटेंशियल सेम अमाउंट से डिक्रीज किया, तो दोनों का काइनेटिक सेम अमाउंट से बढ़ा। दिखे, और दोनों का काइनेटिक सेम अमाउंट से बढ़ा, तो m से m जब कैंसिल हो जा रहा है तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो सिंपली h पे डिपेंड किया, h दोनों के लिए सेम आया आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम यूज कर सकते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या है? द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, स्विमर को हम मान लेते हैं बोट। स्टिल वाटर में स्पीड दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको पढ़ाया गया होगा। द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ रिवर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट की ओर है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन साउथ बैंक, जो स्विमर है वो कहां पे स्टैंडिंग किया हुआ है भाई? ये साउथ बैंक पे है, यहाँ पे है। एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, अब ये चाहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ पे जाए, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है कितना भी, मतलब कम से कम इसकी विड्थ तो तुमको जाना पड़ेगा ना भाई, कम से कम जो इसका जो रिवर का जो विड्थ है, ये डी विड्थ ऑफ रिवर, इसको तो कम से कम क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तुम थोड़ा इधर गया थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा इधर गया थोड़ा लंबा हो, कम से कम इतना तो ट्रेवल करोगे, इससे शॉर्टेस्ट पाथ तो हो नहीं सकता है। तो सोचो इधर ही जाएगा तभी शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो देखो ये इसका मतलब जो बोट का जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो इधर होना चाहिए, है कि नहीं? अब देखो VBR इक्वल टू VB माइनस VR, तो VB इक्वल टू VBR प्लस VR, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्टेंट VB आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बोट का मतलब स्विमर। अब देखो ईस्ट की ओर क्या दिया हुआ है, तो ईस्ट की ओर दिया हुआ है, ये है ईस्ट की ओर, तो ईस्ट की ओर क्या दिया हुआ है? VR। तो एक बात समझो, रिजल्टेंट इधर तभी आएगा दोनों का जब VBR होगा इधर, तभी दोनों का रिजल्टेंट इधर पॉसिबल है, क्योंकि इस दोनों का रिजल्टेंट ही क्या है? VB है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे तो पूछ रहा है क्या? द एंगल एट विच शुड ही मेक स्ट्रोक विथ नॉर्थ, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना है। कहने का मतलब वो किस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश कर रहा है। लिखा हुआ है द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, मतलब एंगल आपको नॉर्थ से निकालना है और वो किस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश कर रहा है। ट्राई टू स्विम इन विच डायरेक्शन, वो कोशिश है उसकी, उधर जाएगा नहीं, ये इसकी कोशिश है, लेकिन इसकी कोशिश में ये जुड़ जाएगा तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, ये VBR है।
इधर वो ट्राई करता है, जिस डायरेक्शन में स्विमर ट्राई करता है चलने का, वो होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये एंगल मान लो थीटा। अब सोचो बच्चा कि अगर दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर आना है, तो एक काम करते हैं कि हम इसका एक कंपोनेंट इधर लेते हैं और इसका एक कंपोनेंट इधर लेते हैं। तो ये हो गया, ये शुरू हो गया वी आर, ये हो गया वी बी आर कॉस थीटा, और ये हो गया वी बी आर साइन थीटा। हम कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, इसका दो कंपोनेंट लिए, एक इधर एक इधर। तो अगर दोनों का रिजल्ट, अगर इस सबका रिजल्टेंट हम इसको दो कंपोनेंट में, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लिए, इस तीनों का जो इधर होना चाहिए, इसका मतलब ये बराबर ये होना चाहिए। इसका मतलब वी आर इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। ये आपको पढ़ाया भी गया होगा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट ये याद रखें कि साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। क्लियर है? और अगर वी बी आर ज्यादा हो जाएगा तो इसको उल्टा कर देना। कभी कभी ये भी होगा कि सब नहीं, सॉरी, अगर वी आर ज्यादा हो जाएगा, कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे ये कम है ये ज्यादा है, कभी कभी यही ज्यादा हो जाएगा। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो इसको बस उल्टा कर देना। इट इज द कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ वेयर थीटा कहां से बना रहा है, ये वर्टिकल से बना रहा है। बताओ क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 10/20 1/2, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, ऑप्शन बी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो मैक्स टू मैक्स 30 से 40 सेकेंड आंसर आपके हाथ में। कभी कभी क्या होगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो क्या करोगे, उल्टा कर लेना बस इसको, लेकिन फॉर्मूला यही पे। थीटा कहाँ पे है कि यहाँ इधर से जो एंगल बना रहा है, इससे कौन एंगल बना रहा है, वीवीआर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द इंड्स ए एंड बी ऑफ अ ग्राउंड वेयर ए बी इक्वल टू ए। दो बॉय है, एक ग्राउंड में खड़ा है, ए और बी। द बॉय बी the boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with a velocity v1। जो बॉय पॉइंट बी पे है वो ए बी के परपेंडिकुलर मूव करने लगता है, किस स्पीड से, स्पीड v1 से। The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches other in time। जब ये रन करना स्टार्ट करता है तो जो बॉय पॉइंट ए पे है वो भी रन करना स्टार्ट करता है, एक ही साथ में, एक ही टाइम पे स्टार्ट दोनों करता है, और उसको कैच कर लेता है टी टाइम के बाद। तो बोला टी क्या है, तो सोचो ये इधर जा रहा है, तो गारंटी है कि ये इधर जा रहा होगा तभी कैच करेगा। अब मान लो कहीं यहाँ पकड़ लिया इसको, अब देखिए ये दूरी है ए, टी टाइम में ये कितना ट्रेवल कर लेगा, v1t, और टी टाइम में ये कितना ट्रेवल कर लेगा, बताओ देखो यहां से, टी टाइम में ये कितना ट्रेवल कर लेगा, तो v इंटू टी। दोबारा ये दूरी है, टी टाइम में ये कितना ट्रेवल कर लेगा, v1t, टी टाइम में ये कितना ट्रेवल कर लेगा, vt। ये इधर जाएगा तभी इसको कैच करेगा, यहाँ पे दोनों मिल गया है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में यू कैन राइट vt का स्क्वायर, क्या, पाइथागोरस थ्योरम, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v1t का स्क्वायर। इट मींस यू कैन राइट v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। t स्क्वायर कॉमन ले लो तो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इट मींस t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो t कितना आ गया, t इक्वल टू a अंडर रूट v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या हो गया, ये ऑप्शन सीधा।
ये इसको अंडर रूट में ले लिया, सिंपल, हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी। क्या क्लियर है? हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द विड्थ ऑफ अ रिवर इज 1 किलोमीटर। एक रिवर का जो विड्थ है वो है 1 किलोमीटर। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। सिंपली लिखा है वेलोसिटी ऑफ बोट, और कुछ नहीं बोला है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बोट बोला है 5 किलोमीटर पर आवर। द बोट कवर द विड्थ इन शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट। देन वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, देन वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम क्या होगा? अब देखो, ये सलाह है शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। तो आपको पता है कि VVR इक्वल टू VV माइनस VR। तो VV इक्वल टू VVR प्लस VR। तो यहां देखिए, यहां से अगर चलना स्टार्ट किया, दोनों को जोड़े, ये मान लो कि ये VR है और ये VVR है। और मान लो VVR इससे एंगल बना रहा है थीटा। तो कंपोनेंट ले, ये तो इधर है, इसका कंपोनेंट ले इधर। ये हो गया VVR साइन थीटा और ये हो गया VVR कॉस थीटा। अब तुम खुद बताओ कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करवा रहा है? ये वाला कंपोनेंट। सिंपली यहाँ पे ऐसा होगा VR माइनस VVR साइन थीटा, और ये क्या हो गया VVR कॉस थीटा, और ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया VV। तो मतलब यही कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या कर रहा है? मैन को क्रॉस करवा रहा है रिवर को, यही कंपोनेंट। तो बताओ, ये जो विड्थ आया है, ये इस विड्थ को किसने चलाया है? ये कंपोनेंट चलाया। तो टाइम क्या लगेगा? D अपॉन VVR कॉस थीटा। अब सोचें कि शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम यहाँ पे है, तो अगर टी को मिनिमम करना है तो कॉस थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब टी मिनिमम इक्वल टू डी बाई VVR। पहले ये भी फॉर्मूला आपको याद, मेडिकल के स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका मतलब VVR का डायरेक्शन सीधा इधर, अगर ये थीटा 0 आ रहा है तो VVR इधर, और ये क्या हो गया? ये VR, और ये क्या हो गया? ये VV है कि नहीं? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया है। अब बताओ D दिया हुआ है कितना? D दिया हुआ है 1 किलोमीटर, और शॉर्टेस्ट टाइम भी दिया हुआ है। तो अपने पास यहाँ से हम सीधे VVR निकाल सकते हैं। तो VVR इक्वल टू आ गया D अपॉन T मिनिमम। D दिया हुआ है 1 किलोमीटर, ये दिया हुआ है 15 मिनट, तो इसको आवर में चेंज कर लो तो आ गया 1/4 आवर। ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, और ये आ गया आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर। तो सीधा दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो वी कैन राइट कि VV इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VVR का स्क्वायर। इट मीन्स VV स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VVR का स्क्वायर। इट मीन्स यू कैन राइट, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू अंडर रूट VV स्क्वायर माइनस VVR का स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पे? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो आ गया 25 माइनस 16 9, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। सिंपल था एकदम, बहुत ही सिंपल। आपको सीधा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तो तुरंत बन जाएगा कि अगर शॉर्टेस्ट टाइम है, इसका मतलब है कि बोटमैन ट्राइड टू रो हिज बोट,
या स्विमर चलने की कोशिश करता है किधर, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर, इधर चलने की कोशिश कर रहा है, इधर चलने की कोशिश कर रहा है। स्विमर ट्राई टू स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो, और उसका ये फॉर्मूला आता है, और ये फॉर्मूला आ गया तो सीधा VBR आ गया। अब VBR आ गया तो VB दिया हुआ है, अब VB दिया हुआ है तो सीधा आ गया VR। सिंपल, मतलब 1 मिनट के अंदर बन जाएगा, हम तो फॉर्मूला प्रूव कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक।